तो अभी तक अपन ने कितनी साइंस की अगर बात करें तो अभी तक अपन ने बायो पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट क्या कर ही ली अपन ने, बायो कंप्लीट कर ली और फिजिक्स अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जैसे कि साइंस की जब भी बात होती है, दैट इज विज्ञान, हिंदी में उसे अपन विज्ञान कहते हैं। तो कितने पार्ट्स होते हैं बेसिकली, उसके 3 टाइप्स होते हैं। लाइक सबसे पहली बात करे जाए, फिजिक्स कह लो, बायो कह लो और एक केमिस्ट्री। तो जब बात हुई थी फिजिक्स की, जब अपन ने फिजिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फिजिक्स इट मींस कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो फिजिकल नेचर में हो रही है। लाइक जैसे दिस गिरना, तो क्या ये फिजिकल हो रहा है या सिर्फ दिमाग के लेवल पे हो रहा है? हकीकत में हो रहा है। अगर मैं इसी को किसी के फेंक के मारूं तो दर्द फिजिकल होगा या सिर्फ माइंड में होगा? फिजिकल होगा। लेकिन जैसे मान लो आप लाइक कोई फेल हो जाता है, तो फेल हो जाता है तो उससे कोई दर्द तो नहीं होता बॉडी में, लेकिन माइंड पे लेवल पे होता है। तो मतलब वहां पे क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से अपन बैड फील करते हैं। तो वहां पे अपन को बायोलॉजिकली खराब लगता है। अब बात आती है, अगर इसी चीज को मैं अगर बॉडी से जोड़ दूं तो उस बुरा लगने की वजह क्या है? कोई ना कोई हार्मोन है, मतलब कोई ना कोई केमिकल है। तो क्या एक बॉडी ही पूरी साइंस तो नहीं है? मतलब सब कुछ, फिजिक्स भी बॉडी में दिख रही है, मूवमेंट कर रहा हूं दैट इज फिजिक्स, खड़ा हूं बोल रहा हूं फिजिक्स, है ना। अगर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो बायोलॉजी, और अगर उसके बिहाइंड जो केमिकल है तो वो क्या हो गया आपका। तो क्या साइंस सभी की सभी इंटरलिंक्ड नहीं है? चाहे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, वो बायो से लिंक्ड है, बायो फिजिक्स से लिंक्ड है, फिजिक्स अपनी केमिस्ट्री से लिंक्ड। तो मतलब तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। तो जैसे ऐसा होता है ना कि लाइक कि फिजिक्स अलग चीज होती है ना, केमिस्ट्री अलग चीज है, नहीं, ये सभी एक दूसरे पे इंटर रिलायबल है और इंटर डिपेंडेंट भी है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? कोई भी ऐसी थिंग जिसके अंदर अपन केमिकल एक्टिविटी को अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कोई उसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपन सिंपली केमिस्ट्री कह देते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है कि सिंपली रिलेटेड टू बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, नॉट ह्यूमन बीइंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और फिजिक्स में फिजिकल नेचर उसका चेक करते हैं। जैसे जब आप 11th में जाते हैं, फिजिक्स जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी पहली डेफिनेशन जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में लिखवाते हैं। जैसे बायो वाले में बच्चे ऑल्दो बताते नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलते तो आपको पता है, अगर भैया पता हमको कुछ नहीं है आप बता दो, सबसे बेस्ट है बता दो, है ना। तो अब देखो, जब बात आती है केमिस्ट्री की, तो 9th में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी, इवन सभी जगह से पढ़ते आ रहे हो। जैसे 8th तक अपन जनरल साइंस कहते हैं, फिर 9th से थोड़ा सा अपन वो बाइफिकेशन करना स्टार्ट कर देते कि भाई दिस इज केमिस्ट्री पार्ट, दिस इज फिजिक्स पार्ट, है ना। ऑल्दो बुक अभी भी आपकी एक ही है, साइंस की अलग तो नहीं है ना। तो जब केमिस्ट्री की बात होती है तब आप देखते हो वहां पे आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन, आयंस पे वैलेंसी देखते हो, केमिकल इक्वेशंस देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। तो वहां पे एक टर्म आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वैलेंस। ये किस में इंक भरी है? इस झाड़ू में इंक भर दी। इसको खोला, ये खुला, या इससे कर लेता हूं, चल छोड़ो, ठीक है, बाद में करना। तो सबसे पहली चीज आती है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, कोई बताएगा? आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। वैलेंसी क्या होता है? सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो किसी भी कंपाउंड की, या कंपाउंड की ना बात करके बात करेंगे एलिमेंट की, किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बनाने की जो औकात है, जो कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली वैलेंसी। अगर किसी की वैलेंसी, जैसे यहाँ पे आपने टर्म सुना होगा, लाइक जैसे आपकी टेबल होती है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे क्या होता है 0, इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव। तो जब बात होती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जब भी 2 एटम्स मिलते हैं और वो फॉर्म करके कंपाउंड बनाते हैं, तो कभी भी सिमिलर कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ही सेम, उसके पास आयन होगा, इसको बोलते हैं आयंस। आयंस मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा किस तरह से क्रिएट होती है बॉन्ड? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव करके ऐसे, तो इस तरह से बनता है। तो अब वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे नेगेटिव को एक टर्म, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए एक कन्वेंशन ले लिया कि गेन करने को मैं बोल रहा हूं नेगेटिव, तो रिलीज करने को क्या बोल दूंगा? पॉजिटिव। कोई जरूरी नहीं है, ये आपका कन्वेंशन है भाई। जैसा साइंस में एक कन्वेंशन उन्होंने ले लिया, फिर आपको ये है कि एक ही कन्वेंशन को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आप हर पॉइंट पे कन्वेंशन चेंज करते रहोगे।
तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म की बात करें, जैसे आपका ऑक्सीजन है, O का सिंबल ऑक्सीजन, तो सबसे पहले मेरे को बताएगा एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर करो, हाइड्रोजन 8 है ना, ये इतना, हाँ इतना भूल क्यों रहे हो, ये तो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होनी चाहिए, और मेन जैसे Fe याद हो गया भाई, 30 तक याद होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा 100 के 100 याद करो, 30 तक तो याद कर ही सकते हो ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना। हाँ अब देखो, अब बात आती है कि सबसे मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, ऑल्दो सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं पता है तो बेस्ट यही है कि वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा बोर्स मॉडल, है ना, आप डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, तो वहां पे एक सबसे जो एक एक्सेप्टेबल मॉडल माना गया फॉर वैलेंसी, दैट इज बोर का जो मॉडल था, जैसे उसमें स्ट्रक्चर होता है 2 8 फिर 8 और देन 16 फिर इस तरह से चलता है। तो कहने का मतलब इस आपको एटम सेल्स को क्या करना होता है, फिल करना होता है ना, एक तरीके से इस तरह से सेल्स होते हैं। जैसे ये कितने का हो गया 2 का, ये हो गया 8 का, जैसे मान लीजिए अब ये इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो अपन को 8 एटम्स को फिल करना है इस मॉडल के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला मॉडल ये वाला जो सर्किल है कितना को ऑक्यूपाई कर सकता है, 2 को। अब इसके टोटल 8 है तो बच्चे कितने 6, तो अब 6 में से कितने फिल कर जाएगा 2, तो बच गए कितने 2, मतलब तो 2 बच गए, तो बच गए तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है ना। अगर मान लो सपोज आगे अपन चले जाते, जैसे मान लीजिए अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव का मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मान लो यहाँ पे 8 की जगह सपोज 10 होता है ना, तो 10 की जगह 12 मानो, तो 2 8 10 तो हो गया, फिर बच गए 2, तो फिर वो किसमें मूव कर जाते हैं अपन, इसमें, तो वो अब ये जो लास्ट वाला जो 2 बचा है इसको करना क्या होता है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काम ये होता है कि एक केमिस्ट्री में एक टर्म यूज होती है ऑक्टेट बनाना, है ना। ऑक्टेट स्टेट का मतलब होता है हर कोई इंसान, हर कोई एटम, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्या आप भी चाहते हो कि आप अनस्टेबल रहे आपकी लाइफ? आप पढ़ाई किस लिए करते हो, कि भाई आप स्टेबल, आपको एक लाइफ मिल सके। तो सभी लोग इंसान में क्या चाहते हैं, एवरीवन वांट्स स्टेबल लाइफ। क्या किसी को अनस्टेबल होना है? नहीं ना, सब लोग स्टेबल होना चाहिए भाई, जॉब के थ्रू चाहे बिजनेस के थ्रू, सब स्टेबल चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी की जब बात होती है इन दी केमिस्ट्री, तो हम कहते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले सेल में या तो 8 होने चाहिए मोस्टली, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर एक कुछ केसेस में जैसे 2 भी होता है, जैसे हीलियम हुआ, है ना, ये जो आपके कौन से नोबल गैसेस है ना जितनी भी, उसके अंदर 2 ही होते हैं ना। तो जैसे आपका अब जैसे हाइड्रोजन हीलियम है, हीलियम सॉरी नोबल तो न्यूट्रल हो गई अपना जैसे मान लीजिए कुछ एटम्स है लाइक हाइड्रोजन हीलियम 1 है, अब इसका कितना हुआ 1 ही है, तो क्या अब ये 8 एक्वायर करेगा, इसके जो टोटल ही कितने हैं 1, तो बेटर ये है कि ये 2 वाले को अचीव करे। किसको? 2 वाले। तो 2 प्रकार की स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, जैसे लाइफ में हर किसी की स्टेबल कंडीशन तो केमिस्ट्री में बोलते हैं कि 8 और 2 है, तो मोस्टली अपन 8 की ही बात करेंगे, 99.5%, एक कई 2 केसेस में 2 की भी बात करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये 2 है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनाना चाहता है कि मैं 8 बन जाऊं, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को उधार ले कहीं से, भाई बोले कि यार मेरे को ना डेप्थ दे दो, डेप्थ मतलब होता है मेरे को ना लोन दे दो, है ना, कर्ज दे दो 8 का 6 का, तो 6 का कर्ज लेना, और इसके जैसे मान लीजिए इस तरह से था ना 2 8 2 और 6 ना, यही है, और 8 हो गया। अपन इसकी बात कर रहे थे, अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन ना, ऑक्सीजन की, तो 2 6 तो 2, अभी ऑक्सीजन की बात करें, ये वाला एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, तो इसके अंदर बात करेंगे तो पहला तो ऑक्टेट फुल है, सेकंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको 2 लेना इजी है या 6 देना इजी है? 2 लेना इजी है, तो ये क्या करेगा 2 का कर्ज ले लेगा, तो जो कर्ज ले लेगा तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या निकल के आ गई 2। अब जब बात करें, है ना, हाँ मतलब अभी सिर्फ वैलेंसी बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव में बात नहीं, मैं सिर्फ वैलेंसी की बता रहा हूँ, वो तो एक कन्वेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो बताया। फिर बात करें लाइक क्या बोलते हैं, जैसे अभी 12 वाला जो केस लिया था, तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर था, 2
8 10 और ये कितना हुआ 2, इस तरह से चला। ये ऑक्टेट फुल है, ये ऑक्टेट फुल है, ये कैसा है इनकम्प्लीट है। तो अब एक तरीका तो ये है कि ये 6 का कर्ज ले ले, या फिर एक तरीका ये है कि इसका ये वाला ऑक्टेट तो फुल ही है ना, इसको किसी को दे दे। बोले यार मेरे को नहीं चाहिए, मैं ना मेरे पास ना 2 लाख रुपए हैं, ठीक है मैं इसको तू लिख ले और मेरे पास जितना है मैं उतने से काम चला लूंगा। ये मेरे को ना ये 6 लाख कर्ज लेने से अच्छा मैं 2 लाख किसी को दे दूंगा और जितना मेरे पास उसका खर्चा था। तो ये क्या करेगा 2 को इसको किसी को लोन पे दे देगा। तो अल्टीमेटली इसकी भी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, जैसे वहां पे बैलेंसी किससे शो किया आपने नेगेटिव से, नेगेटिव वहां पे किससे की नेगेटिव से। तो नेगेटिव का अपन ने अल्टीमेटली मतलब ये निकाल लिया कि लूज या गेन, गेन, ठीक है ना। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना और पॉजिटिव मतलब यहां पे थोड़ा सा उल्टा है ना। तो यहां पे क्या करना, पॉजिटिव का मतलब लूज करना। तो यहां पे अल्टीमेटली 2 लूज कर। लेकिन अगर कोई पूछे वैलेंसी कितनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो बता सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी नंबर पूछा तो 2 भी सही है। जैसे कार्बन की कितनी होती है +4 भी होती है और -4 भी होती है। इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, अभी बाद में बात करेंगे। कैटायन फॉर्मेशन होती है अलग, उसकी जो इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज निकल के आती है वो उसी वजह से आती है ना, कि वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना। हाँ, लेकिन जो कार्बन में और बहुत सारी उसकी आपने जैसे ग्रेफीन पढ़ा होगा, डायमंड, अच्छा पढ़ा भी है कि नहीं, हटा दिया, पढ़ा दिया होगा शायद, है ना। तो अभी वो बात करेंगे। तो कहने का मतलब आपको वैलेंसी का बेसिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यही अपना थोड़ा सा आधार है ना। ऑल्दो ये अपन को आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समझ में आया ना, किसी को थोड़ा बहुत डाउट हुआ, और आगे जो चीजें आती रहेंगी अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये सब कुछ 9th का ही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया 5-10 मिनट। तनु समझ में आया? अब बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन की। द फर्स्ट हेडिंग इज केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इधर, अब एक बार देखो इधर सब। अब अभी मैंने आपको जैसे बॉडी की बात करी, तो अब सबसे पहली चीज आती है कि एक टर्म है दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे 2 टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो केमिकल, एक होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, री एक्शन, मतलब पहले कुछ एक्शन हो रहा है, उसके बाद री का मतलब होता है अगेन, उसका कुछ इंपैक्ट आ रहा है। तो ये तो मतलब होता है रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, या चाहे फिजिक्स की बात, साइंस की बात हो, मैथ की बात हो, कोई भी कॉन्सेप्ट सिंपल सा एक टर्म है। फिर बात आती है केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, भी जैसे टर्म्स की बात, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी थिंग है, उसमें क्या होते हैं, केमिकली चेंजेस होते हैं। अब केमिकली चेंजेस होने का मतलब ये है कि जैसे आपने क्या किया, आप सुबह आपको बोला कि आप रोज दही खाते हो, सुबह आप क्या दूध लेके आते हो और रात को आप एक छोटी कप का उधार लेके आते हो पड़ोस वाली आंटी से कि मेरे को क्या दे दो, दही दे दो। तो बोलते हैं ये दही खाने के लिए ले जा रहे हैं कि ये अपना वो क्या बोलते हैं, जावन दे दो, है ना। तो ऐसा कर करके उधार आंटी से आपका तो रोटी पानी हो जाता है ना। तो फिर आप इतनी सी, मान लीजिए 1 किलो दूध है और आपने एक मामूली सा दही डाला, और आप देखते हो आपने अल्टीमेटली, आपके पास इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, मिल्क। आपके पास दूध था, है ना, जिसे आप गर्म करके आपने रखा और थोड़ा ठंडा हो रहा था। फिर आप क्या करें, एक सिंपल सा थोड़ा सा दही लेके आए और आपने डाल के आप सो गए। सुबह उठे तो आपने देखा भाई सुबह तक तो बढ़िया, मतलब अलग टेस्ट था, अब टेस्ट भी अलग हो गया है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी अलग हो गया। ऑल्दो कलर सेम है, लेकिन जैसे पहले वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में था, अब क्या हो गया, सेमी लिक्विड, थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड हो गया ना, विस्कस हो गया है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है ना। और आप देख रहे हो टेस्ट चेंज हो गया है, टेस्ट चेंज हो गया है, और साथ ही साथ क्या हो गया है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे जो दूध
का जो एक बोलते हैं ना कि कुछ जैसे आप कुछ न्यूट्रिशन लेते हो तो बोलते हैं कि दीज वो आपको ठंड करते हैं, लाइक मतलब बॉडी के लिए बोलते हैं कि इनकी तासीर, एक शब्द होता है ना, बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे जो बर्फ़ होती है, जैसे आप बर्फ़, उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, वो मतलब आपको अल्टीमेटली ना बॉडी को ठंडक नहीं देती है, मतलब इंस्टेंटली देती है, लेकिन वो अल्टीमेटली, जैसे आप सिंपल जैसे गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस गर्मियों में क्यों चलता है? क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है, वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो दूध है वो अलग पर्पस के लिए, जैसे प्रोटीन के लिए खा रहे थे अपन मोस्टली प्रोटीन, अब क्या हो गया, उसकी तासीर चेंज भी हो गई। ये तो अपन जनरल में बात बता रहा हूं, केमिस्ट्री में नहीं घुस रहे हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ आपने एक टर्म मतलब कुछ ऐड करी और उसका पूरा का पूरा केमिकल नेचर ही चेंज हो गया। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुई? मतलब आपने कुछ एक्शन किया, एक्शन क्या था आपका? कर्ड डालना, मतलब वो जावन को उस दूध में डालना, और फिर आपने उसका जो प्रोडक्ट देखा, जो उसका बाद में देखा, वो बिल्कुल ही डिपेंड हो गया। फिर ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। फिर बात करते हैं अपन एक आपका लोहे की आप चेयर लाए, कूलर लेके आए, खूब गर्मियों में एंजॉय किया, फिर सर्दी आते ही कूलर को पकड़ा, कबाड़ छत पे डाला है ना। अगली बार फिर जब अब गर्मियां आ गई, फिर बोले जब चीज की जरूरत होती है तभी उसकी याद आती है, फिर बोलते मेरा प्यारा कूलर किधर गया, उसको निकालो, उसकी साफ सफाई करते हैं। तो आपने देखा जब लाए थे तब तो एकदम चंगा था, अब इसकी हालत हो गई है, मतलब पूरा का पूरा इसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जिसको आप जंग, उसमें मतलब क्या हो गया? रस्टिंग हो गई है। पहले जो आयरन मजबूत था अब वो कमजोर हो गया है, उसकी पूरा, जैसे मान लो अगर अच्छा पेंट है तब तो चलो ठीक है, नहीं पेंट है तो पेंट उतर गया है, पूरा एक ब्राउनिश सी लेयर आ गई है ना, छोटे छोटे, और वो डेट्रॉइड भी हुआ है, मतलब खत्म हुआ है ना वो लोहा। और सिर्फ कूलर की बात नहीं है, तो ये क्या हो रहा है कि पहले आपके पास प्रोडक्ट कुछ था, लेकिन ड्यू टू दी एक्शन ऑफ रेन, पानी की, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी तो हवा में है, तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको ना, बाद में बात भी करेंगे। तो क्या हो गया? आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो आयरन जो पहले था क्या वैसा रहा या चेंज हो गया कंप्लीटली? चेंज हुआ, कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ हद तक चेंज हुआ। तो क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर आप लोगों ने तो बायो अच्छे से पढ़ी है, आपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी होगी। रेस्पिरेशन के अंदर अपन क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, और दोनों मिक्स होते हैं, और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट्स की बात हो रही है, एंड सनलाइट। क्या चेंज हो गया? जो प्रोडक्ट थे CO2 था और H2O था, वो तो कोई नाम तक दूर दूर तक नहीं रहे। अब क्या आ गया? एक अलग ही कंपाउंड बन गया, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज अल्टीमेटली अपन को एनर्जी देता है, मतलब अलग कंपाउंड। तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट अलग अलग रिएक्ट, मतलब जो आपने इनिशियल प्रोडक्ट अलग थे, लेकिन ड्यू टू दी सम रिएक्शन, आपके कोई एक्शन की वजह से या टाइम की वजह से या फिर किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हुआ? वो प्रोडक्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। फिर जब बात करते हैं तो ये एग्जांपल समझ में आए। फिर देखते हैं एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बड़ा रद्दी सा आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, रिबन मतलब मैग्नीशियम का सिंपल है ना, एक स्ट्रिप ले ली, उसको सबसे पहले क्या होता है, पुराना है तो थोड़ा सा घिस लिया सैंड पेपर से। सैंड पेपर मतलब आपने देखा होगा जब ये बिल्डा पुट्टी करते हैं या लोहे पे पेंट करते हैं तो एक वो पेंट करने वाला अपने साथ वो लेके आता है, ऐसे ऐसे खसकर पहले तो इसका दीवार का सब कुछ उतारता है ताकि ये इसका जो अनवांटेड जो पेंट है वो नीचे आ जाए। देखा होगा ना एक वो खुरदरा खुरदरा, या फिर आपने साइकिलों में पंचर लगवाया, साइकिल भी चलाते हो कि नहीं? चलाते हो तो साइकिल में पंचर लगाने से पहले वो ट्यूब को क्या करता है? घिसता है, पॉलिश सी करता है। तो पॉलिश क्यों करता है? ताकि उस सरफेस को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है, ताकि जो उसके ऊपर वो जहां पे पंचर हुआ है उस पे उस होल पे क्या करेगा? वो चिपकाएगा। तो वो उसको बोलते हैं सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से सिंपली इसको रिबन को, मैग्नीशियम क्या मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है ना, तो इसको थोड़ा किया, क्यों किया? ताकि इसमें कोई इंप्योरिटीज है वो, फिर क्या किया? इसको सिंपली फ्लेम मान लो है ना, आपको फ्लेम के नीचे इसको लगाया। तो फ्लेम लगाते ही क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम रिबन जो पहले कंपोनेंट था अब क्या हो गया? बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में, मतलब राख बन गया एक तरीका। और पाउडर कैसा बना? वाइट। तो क्या ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है? आपने कुछ रिएक्शन एक्शन क्या किया? आग लगाई। और आग में क्या होता है? जो आपने पढ़ा होगा, बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का कांटेक्ट मिलना। आपने गांवों में या फिर अभी भी लोग यूज करते हैं
चूल्हा जलाते हैं तो अपन क्या वो फूंक मारते हैं, तो उस पर क्या होता है, राख की लेयर आ जाती है। जैसे फूंक मारते हैं तो आग क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहां से क्या होता है, जो आपका ऐश है वो रिमूव होती है और उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है आग इजीली। और बर्निंग के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो वही केस यहाँ हुआ, तो यहाँ पे ये किसके कॉन्टेक्ट में आया, फायर के और मेनली ऑक्सीजन, तो इसका भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही हुआ। और फिर जो अपन को अल्टीमेटली मिला वो एक अलग ही कंपोनेंट मिला जिसे बोलते हैं वाइट पाउडर फॉर्म में मिला। अभी केमिकल चीजों की बाद में बात करेंगे, पहले जनरल बात कर रहे हैं। वैसे Mg होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, तो वाइट पाउडर फॉर्म में। फिर आपने देखा जनरल लाइफ में कि आप कोयला जलाते हो, तो कोयला एकदम सॉलिड था, जैसे जलाया राख बन गया, तो क्या हुआ, फायर और एयर के कांटेक्ट में आते ही उसका नेचर चेंज हो गया। तो क्या एक केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे अभी एक चेंज तो आपने देखा, इसका केमिकल नेचर चेंज हुआ, और क्या क्या देख रहे हो, फिजिकल चेंज हुआ, और हाँ वो इसी में आ गई। और कुछ केसेस में अभी बात करेंगे गैसेस भी इवॉल्व होती है। अब बताता हूँ, लकड़ी जलाओगे तो क्या सिर्फ जैसे मान लो इसको जलाया, लकड़ी जलाएंगे तो क्या सिर्फ ऐसी बनेगी या साथ में CO2 भी निकलती है, तो गैस भी इवॉल्व हुई केमिकल इसी रिएक्शन में, मतलब सब केमिकल, ठीक है। एक चीज अपन को समझ में आई कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक गैस भी निकली, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब देखो इसी एग्जांपल को अपन को लेते हैं, या सबसे पहले सिंपल लेते हैं। वाटर आप जानते हो सभी, पानी, इसको भरना, इसको बंद करो, ठीक है। तो आप वाटर जानते हो, ठीक है ना। अब ये अल्टीमेटली कैसे बनता है, H2 और O2 जब रिएक्ट करते हैं तो दैट कंपोनेंट H2O। अब बात आती है कि तो ये एक केमिकल क्या है, रिएक्शन है। क्या इस बात में किसी को कोई संदेह है, कोई डाउट है इस बात में कि ये केमिकल रिएक्शन है, नो डाउट, ठीक है। अब जो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये घटिया डेफिनेशन है ना। वो टर्म्स जिनसे मिलके एक कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आता है वो बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जो फाइनली अपन को टर्म, जैसे मान लीजिए आप जैसे बचपन में क्या होता था कि पहले जैसे कुछ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक आप येलो को ब्लू से मिलाओगे तो कैसा कलर बन जाएगा, ब्लैक बनता है। येलो पे तो ब्लू लगाएंगे तो ब्लैक ही बनता है, क्योंकि मैं क्या वो लिफाफे पे अगर ब्लू पेन से लिखता हूँ ना तो ब्लैक ही लिखा जाता है, मेरे को इतना याद है। लेकिन हाँ मे भी चेंज हो, मतलब ऐसा कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो कहने का मतलब जिन चीजों से आप बनाते हो और अल्टीमेटली कुछ निकल के आता है तो क्या होता है, जिन चीजों से मिलके वो चीज बन रही है वो कह देंगे उसे रिएक्टेंट, व्हाट वी से रिएक्टेंट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट, है ना। अब बात आती है कि ये जैसे एक तो तरीका लिखने का ये था, और अगर कोई मान लो कोई 8th का बच्चा है जिसने कभी एलिमेंट्स का सिंबल नहीं पता उसे, तो वो कैसे लिखेगा, चलो वाटर की डेफिनेशन वो लिखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उसे नहीं पता कि वाटर की जो केमिकल फॉर्मूला है। लेकिन अगर जैसे जनरल बात की जाए, ये लिखना इजी है कि ये लिखना इजी है, दोनों ही बोथ आर केमिकल रिएक्शंस, या सिंपली वी से केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे, और ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी जैसे आप पढ़ते होंगे मैथ में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ऐसा लिखते हो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो ये कैसी, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रकार की इक्वेशन है, नो डाउट। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, और नो डाउट दिस इज आल्सो इक्वेशन। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2
टू वेरिएबल। तो ये क्या होती है, इक्वेशंस होती है, मतलब आप किसी भी चीज को इजीली शो कर पाओ। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है कि राम और श्याम मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, इतना एक टर्म है, और अगर इसको आप फटाक से एक लाइन में लिख दो, मतलब इस फॉर्म में, तो वो इजी है। तो ये क्या करता है, आपको एक इजी मेथोडोलॉजी देती है विद द हेल्प ऑफ टू शो केमिकल रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? तो ये हो, तो केमिकल इक्वेशन के अंदर टर्म्स आते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और चाहे तो ये भी आपकी केमिकल इक्वेशन है और ये भी केमिकल इक्वेशन ही है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले कुछ जनरल बातों के बारे में लिखिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। समझ में आया सभी को? लिखिए, केमिकल रिएक्शन में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction, for example rusting of iron, the setting of milk into curd। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, और कौन सा मिल्क में कौन सा एसिड होता है ना, वो LAC याद रखो, बस वो याद रह जाता है ना। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कॉमा डाइजेशन ऑफ फूड, कॉमा रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance different from the original substance, comma, so in a chemical reaction comma a chemical change take place, so in a chemical reaction comma a chemical change take place। ठीक है ना, तो क्या चेंज होता है, केमिकल का। फिर नोट करके लिखिए, नोट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। अभी देखिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इधर देखो, 1 मिनट, फिर वापस स्टार्ट कर लेना लिखना। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है आपकी। यहां पे क्या टर्म, कौन कौन से टर्म है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन। क्या यहां पे कुछ एक अलग से कंपोनेंट ऐड हुआ, नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है यहां पे 2 एटम थे, यहां पे 2 एटम थे, यहां पे हाइड्रोजन के अभी 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ इन द केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया, समझ में आई? फिर लिखिए एग्जाम्पल, अलग से पूरा एग्जाम्पल करके लिखिएगा, नया, टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल करके लिखिए, ये मैग्नीशियम वाला लिखना, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम
द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड is an example of chemical reaction. अब देखिए अपनी अल्टीमेटली इक्वेशन क्या हो रही है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसे अपन बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखने में कैसा है, हकीकत में वाइट पाउडर फॉर्म में है ना। अब जो टर्म्स इधर की साइड है जिनसे मिलके बन रहा है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्टेंट्स, और इधर जो कंपोनेंट उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था केमिकल इक्वेशन लिखने का। तो ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है या वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, वर्ड्स की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम का सिंबल कैसा होता है, Mg। Mg ऐसा होता है या Mg ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, लिखने का तरीका, हाँ ये बिल्कुल लिखने का तरीका है कि जो पहला कैपिटल है, ये 9th में पढ़ा होगा आपने है ना, पहला जो कैपिटल है उसको हमेशा कैपिटल में शो करते हैं और जो अगला जो टर्म है उसको स्मॉल में शो करते हैं। तो ये Mg नहीं है, तो Mg हेक्टर गाड़ी आती है ना, देख आपको पता है, चलो छोड़ो, अपने पास तो साइकिल है उसका ध्यान रखते हैं ना ठीक है ना। तो Mg प्लस अब ऑक्सीजन, और यहां बना अपना MgO। अब ये जब भी यहां पे O आएगा या O2 आएगा, क्या आएगा, O2 लिखेंगे या O लिखेंगे, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, दिस इज अ डाइवैलेंट एटम। जैसे H2O2 देखा ना अभी, ठीक है ना, तो ये कैसा है, O2 की फॉर्म में रहता है ना, तो ये कैसा बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसकी वैलेंसी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, तो ये दोनों कंबाइन करके अल्टीमेटली क्या बन गए, मैग्नीशियम। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करा और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करा, तो जो अल्टीमेटली जब भी ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करता है किसी भी मेटल से, तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये टर्म अपन आगे पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अगर ऑक्सीजन का मतलब क्या है, सिंपली एयर में जला दो उसे। जैसे मान लो आप आयरन को जलाओगे एयर में, तो वो क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका कहने का मतलब है। और यहाँ पे एक आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो चाहे तो, है ना, हीट दे रहे हैं अल्टीमेटली, है ना, इसका मतलब होता है डेल्टा बोलते हैं इसको, मतलब होता है हीट देना। नहीं लोगे, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया जनरल कि भाई ऑक्सीजन पता कैसे चलेगा, कि कोई ऐसा थोड़ी है कि ये मैग्नीशियम लगाइए बोले कि वो हेयर ड्रायर लेके बोले ये लो ऑक्सीजन दे दे और ये मेरा MgO बनेगा, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको बर्न कर रहे हैं, और तो जब बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इसको, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, बर्न होता है, तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अगर यहाँ पे आयरन होता तो क्या बनाता, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे जो भी होगा वो बनाता है ना। इस तरह से अलग अलग चीजें चलते हैं। हाँ फेरस वो अलग टर्म्स हो जाती है, Fe2O3 ये सब चलता है, लेकिन कहने का मतलब वो मेटल ऑक्साइड जनरल। तो ये भी क्या है, अगेन केमिकल इक्वेशन ही है, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना क्या बन गया, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट, ये हो गए अपने प्रोडक्ट, ठीक है। और अल्टीमेटली जैसे ये जो मैग्नीशियम था ये कैसा था, किस फॉर्म में था, देखो अब इसके आगे एक S लगेगा, कुछ चीजें लगेंगी, एक होता है S, एक होता है G, एक होता है एक्वा, इस तरह से AQ। इसका मतलब होता है बच्चों, लिख लेना आप साइड में कहीं, सॉलिड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आयरन है, क्या लिक्विड फॉर्म में तैरता है, सॉलिड में होता है, तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है, देखा होगा आपने बुक में S लिखा होता है, फिर कहीं लिखा होगा G का मतलब होता है गैस, एक्वा का मतलब होता है एक्वस,
एक्वस का मतलब होता है सिंपली कोई भी टर्म लिक्विड फॉर्म में हो। तो जैसे मान लीजिए आप बात करेंगे एसिड की, तो एसिड क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, तो H2SO4 के आगे मोस्टली लिखा होगा AQ। तो यहाँ पे ये सॉलिड है और ये क्या एक तरीके से गैस है और ये कंपोनेंट अगेन सॉलिड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप उस डेफिनेशन के नीचे लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी कहीं साइड में अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है। और इसको बैलेंस करेंगे तो अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा, कोई बात नहीं, आप इतना ही लिख लीजिए, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए, ये इक्वेशन लिख ली, इसके नीचे लिखिए बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with sandpaper, full stop. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate. Protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. अब बार बार मैग्नीशियम इतना बड़ा लगे तो Mg भी लिख सकते चला सकते हो ना, सरफेस ऑफ दी मैग्नीशियम रिबन, है ना। बार बार अगर एक ही टर्म यूज होने लगे ना तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे वहाँ तो जितना आता है सब लिखो, एज वी ऑल नो दैट, आप सब जानते हैं। इट इज बताया था ना आप लोग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, भले वो उसको कोई कुत्ता ना पूछता हो, लेकिन वहां पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो इतनी इज्जत मेरी, ठीक है, हो गया। आगे लिखिए रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, एक दो लाइन के। रिएक्टेंट substance which take part in a chemical reaction are called reactants। एग्जाम्पल क्या होंगे इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल में? Mg एंड O2 प्लस नहीं एंड O2, ये तो इक्वेशन बताने लग गए, मैग्नीशियम एंड O2। फिर लिखिए प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस formed after a chemical reaction is called a product। एग्जाम्पल क्या होगा? MgO, वेरी गुड, MgO, फुल स्टॉप। तो ये हो गया अपना बेसिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या हेडिंग लिखवाई मैंने आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है तो वहां पे क्या क्या थिंग्स कॉमन होती है। जैसे पहली चीज फिजिकल चेंज होता है, नो डाउट फिजिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होता है। तो मतलब कुछ चीजें निकल के आ रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। और अभी जैसे तो एक एक करके एक एक पॉइंट लिखते रहें। तो पहला लिखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब मेरे को तनु बताओ, ये Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। वेरी गुड। जिंक सॉलिड फॉर्म मेटल होता है, नॉन मेटल होता है? मेटल। तो सॉलिड होगा या लिक्विड? सॉलिड। वेरी गुड। तो इसके पीछे एस लिख दूंगा, समझ में आया? H2SO4 मतलब क्या क्या होता है इसका मतलब? हाँ, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और एक HCl होता है। सबसे जो सबसे हाई पीएच जैसे आपने पढ़ी होगी, हाई जो एसिड्स होते हैं सबसे H2SO4 फिर HCl से सबसे तो हाईएस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अपन यूज करेंगे डाइल्यूट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है वो एसिड जिसमें जैसे दूध में पानी मिलाते हो तो वैसे एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसको आप प्योर फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते। जैसे आपके लैब्स में एसिड्स पड़े रहते हैं ना, पूरा का पूरा कैन, तो कैन के ऊपर अगर वो प्योर है तो उसमें क्या लिख देंगे कि उसमें डाइल्यूटेड नहीं लिखेंगे। और अगर मान क्या लिखे, CONC लिखा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो, उसको बोलते हैं। उसमें एक वो भी बना देंगे, क्वेश्चन का साइन है ना क्या? हाँ। और फिर दूसरी चीज जो डाइल्यूटेड होता है वो तो एक तरीके से पानी, मतलब हाथ के लग भी जाएगा तो मामूली से चलता रहता है ना। तो हम तो क्या करते थे, लैब है ना जो अपनी बायो के पास में ही तो है केमिस्ट्री की हम सारे इधर के उधर ये उठा के इधर फेंक दी, इधर उठा के अब करो, बोले कि हमारा नहीं होगा तो किसी का भी तोड़ के नहीं आते थे हम, मतलब दूध इधर के उधर मिक्स कर देते थे। अब बोले ढूंढते रहो, बोले अब आएगा तुम्हारा रिजल्ट। बोले हमको समझ में नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा। मतलब 11th की बात बता रहा हूँ, 10th तक तो एक्सेस मिलती नहीं है लैब की, 11th में बता रहा हूँ ना। वो हम 11th में क्या होता था, लैब वो टेस्ट ट्यूब पकड़ा देते थे, जो टॉपर बच्चा होता उसके पीछे लेके, हाँ भाई क्या डालना है अब तो बोले अब ये H2SO4 डालना। अच्छा अब कौन सा प्रेसिपिटेट डालना है? अच्छा ये 2 दाने डाल। अरे आ जाओ रे, तू इधर आओ, अपन ये सब चेंज कर देते, काम खत्म करो इनका तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है H2SO4 किस फॉर्म में होगा? सॉलिड, लिक्विड, एसिड है तो ये सॉलिड तो होगा नहीं, तो किस में होगा? लिक्विड। और लिक्विड मतलब एक्वस, वाटर के साथ डाइल्यूटेड है। और अब कंपोनेंट इसने फॉर्म किया ZnSO4। तो ZnSO4 कैसा होगा, कोई बताएगा? कैसा? बिल्कुल, क्योंकि ये एसिड के साथ, और अल्टीमेटली इसने क्या रिलीज की? गैस। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि क्या सिर्फ ये एक एग्जांपल लिया मैंने, जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो इक्वेशन ये बनी, और क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली बर्निंग ऑफ कोल करते हैं तो क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है। जैसे आप कार्बन कंपाउंड में पढ़ते हैं अलग से कि बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो वहां पे लिखते हैं CO2 प्लस हीट, अलग से लिखा जाता है, एंड लाइट भी लिखा जाता है ना। तो ये एक एग्जांपल हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में पहले पॉइंट लिख के फिर लिखना है ये, लिखिए। तो सब पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन between zinc and dilute sulfuric acid, the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस।
ये क्या होता है 11th में बहुत सारे एग्जाम करवाए जाते हैं ना, तो एक केस के अंदर मतलब स्मेल आती है रोटन एग की, रोटन एग में सड़ा हुआ अंडा है ना, तो पूरा मतलब है H2 गैस में आती है कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी गैस, हाँ है ना, सल्फर में मतलब एक में एग्जैक्ट में कोई याद नहीं आ रहा कौन सा था, उसमें बहुत साल हो गए ना केमिस्ट्री से हमारा कोई लेना देना, तो उसके अंदर तो क्या पूरा वो जो लैब होती है ना पूरी मतलब उसमें बदबू सी हो जाती है, तो फिर सब चला बोले एग्जॉस्ट फैन चलाओ, ये क्या पूरा का पूरा वो ऐसा हो जाता है एनवायरनमेंट। ये इक्वेशन लिख लेना। अब सेकंड देखिए, पहला समझ में आया, ठीक है। सेकंड इज चेंज इन कलर। अब क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर अपन किसी कंपाउंड्स को मिलाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे इन द केस ऑफ मिल्क व्हाट वी फाउंड सेम कलर था, लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है दे चेंज देयर कलर। जैसे बहुत सारे केमिस्ट्री में आगे एक्सपेरिमेंट जब आप 11th में पढ़ते हैं या फिर जो भी अभी भी 10th में भी जो करवाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कंपाउंड्स का जैसे मान लो कोई कलर होता है तो वो कलरलेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कलरलेस होते हैं तो वो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आई, हाँ। तो आप लिखिए इसमें द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटाशियम पर मैग्नेट, इसका कलर कैसा है पर्पल कलर का होता है, हाँ वो पर्पल पिंक, हाँ वैसा ही होता है, वो पिंक ही बोलते हैं, मैं तो पिंक ही बोलता हूँ, लेकिन अब पर्पल कलर मतलब वो थोड़ा लाइक हाँ डार्क सा होता है ना, दिख नहीं रहा, ये ऐसा सा होता है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, इसमें से होता है। तो इसको क्या करते हैं जब मिक्स करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, हाँ किसमें, हाँ तो लिखिए, हाँ थोड़ा मतलब ये पर्पल वो नहीं होता, डाउन हो जाता है कलर। तो सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम, अभी ये पर्पल है तो जितना आप सिट्रिक एसिड को मिलाते जाओगे तो पहले तो क्या होगा डाउन पड़ेगा, फेड होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा। तो फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। थर्ड वन इज चेंज इन स्टेट। अब देखिए क्या सिर्फ ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए, देख लिया सभी ने। अब बात करते हैं, आपने सभी ने घर पे दिवाली पे मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती दिया जलाते हैं, तो अब सिंपली आप मोमबत्ती जो लेके आते हो तो किस फॉर्म में लेके आते हो, सभी सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही उसको आप क्या करते हो, उस पे आप बर्न उसे करते हो, देन वो जो बर्न पार्ट है जो सॉलिड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहता है, और साथ ही साथ वो लिक्विड साथ ही साथ क्या रिलीज करता रहता है, गैस, मतलब CO2। कोई भी चीज बर्न होती है तो CO2। तो कहने का मतलब है कि एक कंपाउंड दूसरे, पहले सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड के साथ साथ क्या रिलीज भी कर रहा है, गैस भी। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। कब हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो लिखिए द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by a change in state from solid to liquid
by a change in state from solid to liquid and gas. इसके ब्रैकेट में लिखिए because ब्रैकेट स्टार्ट, because the wax is a solid, comma, water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas CO2 produced by the combustion of wax is a gas. तो कौन by the combustion of wax is a gas. फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर. अब देखिए आप घर में क्या करते हो, आपको दिखता थोड़ा कम है क्या, है ना? हाँ क्योंकि मैं भी करता था, जब थोड़ा दिखता है आंखों को बंद करते हैं ना. अब देखो अच्छा, अभी इसका भी इलाज बताऊंगा, सब है अपने पास बाबा. अब मैं बताऊंगा आपको. पहले इधर देखो, आप घर में अपने जो बाहर गाँव में करते, अब तो वो वाइट पुताई करना ही लोगों ने छोड़ दिया है, तो क्योंकि उस पर स्कूलों में होती थी, हमारे स्कूल में तो जैसे पीछे शर्ट लगाते थे, तो शर्ट अगर वाइट, पैंट अगर ब्लू है तो वो कैसी हो गई, वाइट, उसका सारा वो चिपकता है ना. तो क्विक लाइन आपने देखा है, सिंपली जिसको अपन चूना पत्थर बोलते हैं. तो चूना जो होता है, चूने को जैसे ही आप पानी में फेंकोगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेके, चूना देखना कट्टे में लेके आते हैं सिंपली बोरे में, और उसको आप छोटा सा टुकड़ा उठा के फेंक दोगे ना पानी में, तो वो एकदम से मतलब एकदम पूरा गर्म हो जाएगा पानी, और वो पूरा उसमें क्या होती है, रिलीज होती है हीट की. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है तो रिड्यूस भी, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो क्विक लाइन मतलब सिंपली आपका चूना पत्थर. तो ये वाली इक्वेशन लिखिए, पहले इसमें लिख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर में लिखिए द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम ब्रैकेट में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम CaO, वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला अभी मत लिखो, वो उसी में लिख लेना. स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय a change in temperature. तो टेम्परेचर बढ़ा या घटा, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए which is rise in temperature. ये इक्वेशन लिख लेना.
अब इधर देखिए, लिख लिया वहां तक सभी ने। अब जो एक इंपॉर्टेंट थिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपिटेट। तो सबसे पहले टर्म आता है व्हाट इज पैरिसिपिटेट। पैरिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कभी भी ये इक्वेशन, अभी जब आप टाइप्स ऑफ अपन इक्वेशन पढ़ेंगे केमिकल, तो वहां पे अपन जैसे पढ़ते हैं कंबशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एक लास्ट में टर्म आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वहां पे दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मूवमेंट होना, मतलब बीए इसका पहला टर्म इसके साथ कंबाइन हो, इधर देखो है ना, इसका पहला टर्म किसके साथ कंबाइन हुआ, इसके साथ, तो टर्म बनाया BaSO4, और इसका टर्म इसके साथ, तो मतलब किसका, कितने टर्म्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो टर्म्स का, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंपली सिंगल का होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी टाइप से वो आगे है, तो यहां पे तो इसमें तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है तो वहां पे एक पैरिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। पैरिसिपिटेट का मतलब होता है सिंपली एक सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए अपन कोई, मैंने जैसे मान लो ये दो कंपोनेंट बनाए, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये वाला जो BaCl2 के जो कंपोनेंट है उसको ऐड किया, तो क्या करेंगे, BaSO4 के छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ये आपका कुछ बना, तो यहाँ पे इसके नीचे ना इस तरह के छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या बन जाएगा आपका, पैरिसिपिटेट। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपिटेट। तो क्या ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन में ही हो रहा है, तो ये उसकी करेक्ट, तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपिटेट, और उसमें लिखिए फिर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड BaCl2 को क्या बोलेंगे, Ba का मतलब है, इधर देखो बेरियम, Ba किसका सिंबल है, बेरियम, Cl क्लोरीन, तो बेरियम क्लोराइड, व्हाट वी से, बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज characterized by the formation of a white PPT, white precipitate लिख लो आप, white precipitate of बेरियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये बात हो गई अपनी केमिकल रिएक्शन के बारे में। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए केमिकल इक्वेशंस। सिंपली केमिकल इक्वेशन मैंने आपको इतना चीजें बता दी है तो समझ गए होंगे। जब दो कंपोनेंट सपोज A एंड B रिएक्ट करके क्या करते हैं, अगेन एक दूसरे कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, तो उसको अल्टीमेटली अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये ABCD कुछ भी हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम होंगे और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको क्या कह रहे थे, अल्टीमेटली रिएक्टेंट्स कह रहे थे, और इसको क्या कह रहे थे, अपन प्रोडक्ट्स कह रहे थे। कहने का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर किसी अपन फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले या केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, जैसे मान लो अपन ने बात की थी क्विकलाइम की, क्विकलाइम को पानी में डाला तो हीट निकली, तो ये तो हो गया फिजिकल बात। अब इसको लिख के बताओ, बोले कि चलो केमिस्ट्री में लिख के बताओ हमको जल्दी से, तो कैसे लिखोगे, तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो सिंपली केमिकल इक्वेशन क्या होगी, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो बेसिक बातें हैं, तो लिखिए केमिकल इक्वेशन में representation of chemical reaction using symbols and
फॉर्मूले, यहाँ पे फॉर्मूला और फॉर्मूले में फर्क है, ठीक है ना, ए ई लगाना लास्ट में। फॉर्मूला तो मैथ्स में यूज करेंगे या ए ई, है ना। फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस is called chemical equation, एग्जाम्पल ये लिखिए, a प्लस बी एरो सी डी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया a प्लस बी। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर वाली इक्वेशन लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, और वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सिंपली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या फॉर्म करके दे रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। और अगर इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली H2 प्लस O2 H2O, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए। अब मेरे को एक बात बताइए इधर, केमिकल इक्वेशंस जो भी हैं उसने किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में कर दिया, एक कॉन्साइज फॉर्म में, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी। तो मैं लिख सकता हूं रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्साइज, स्पेलिंग देख लो किसी को नहीं आती हो तो, कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात होती है केमिकल इक्वेशंस को ब्रॉडली सिंपली बात करें तो दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम सब जानते हैं बैलेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की स्थिरता रहना, स्टेबिलिटी मेंटेन होना। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक टर्म सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ आपको क्या कहता है, एक एनर्जी का भी होता है, द मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान कोई भी एटम का ना तो मास बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। लाइक पहले मान लीजिए वो सॉलिड में थे तो जलने के बाद वो राख में हो गया, अभी भी सॉलिड ही है, लेकिन उनका बस नेचर चेंज हुआ है, लेकिन जो उसका मास है ना तो वो बना ना खत्म हुआ। इसी तरह अगर बात की जाए ह्यूमन बीइंग के सोल की, किसकी बात हो रही है, आत्मा की, तो आत्मा का कभी भी ना वो पैदा होती है ना मरती है। कहने का मतलब है सिंपली दे ट्रांसफॉर्म, कि अभी कुछ और है तो कुछ समय बाद जब आप मर जाओगे तो आपकी बॉडी खत्म हुई है, अल्टीमेटली सोल खत्म नहीं होती है, सोल दे ट्रांसफर्स, है ना। तो इसी को अपन स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो उसी तरह मास के केस के अंदर जब बात हो रही थी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया, H2
प्लस O2H2O। अब यहाँ पे बात आती है मास की, तो मास के अंदर सबसे पहले एटम्स आएंगे। अब एटम्स यहाँ पे कितने कंपाउंड हैं? दो प्रकार के कंपाउंड है मेरे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अभी मैं बात करूं, यहां पे मैं बात कर लेता हूं रिएक्टेंट साइड की, ठीक है ना, और इधर प्रोडक्ट साइड की। तो यहां पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। यहां पे कितना है? 2। ऑक्सीजन साइड में कितना है? 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है? ओनली 1। तो यहां पे 2 था, यहां पे 2 रहा। The conservation of law of conservation of mass is satisfied, but in the second case there is a कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ? कि पहले वो 2 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो देयर इज ए चेंज, एटम में चेंज आया। तो वो कभी एटम में चेंज आया तो सिंपली मास में चेंज आया, है ना। तो क्या हुआ? वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, सिंपली कुछ इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, लेकिन ये भी बैलेंस नहीं है, तो अपन इसको बैलेंस करते हैं, है ना। तो ये चीजें, तो बैलेंस का मतलब आपको समझ में आया? तो चलिए, तो पैर इस तरह से लिखिए, मैं लिखवाता हूं, चलो लिखिए पॉइंट नेक्स्ट। एक केमिकल, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा अलग से पूरा। एक केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। A chemical equation can be divided into 2 types. The first one is balanced chemical equation. Balanced chemical equation. इसमें लिखिए a balanced chemical equation. A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both sides, each element equal on both sides। और उसके एग्जांपल में ये वाला लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था। इधर देखो फटाफट एक बार, इस इक्वेशन एग्जांपल में देखो, Zn 1 है, इधर भी 1 है। इसको कोई मैंने बैलेंस नहीं किया, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस इक्वेशन। तो इसको क्या बोल दिया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये भी। तो इसका एग्जांपल में लिख लीजिए, लास्ट लाइन लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मास वाली एग्जांपल लिखिए, फटाफट लिख लिए एग्जांपल, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में। अकॉर्डिंग to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, full stop. To obey this law, the total mass of elements present in reactants, total mass of elements present in reactants must be equal to the total mass of elements presents in products. Total mass of elements present in products.